सभी को ऑफलाइन कक्षाओं में मैंने जाबिर हुसैन के जो जीवन परिचय उनका है उसकी चर्चा कर ली थी। आज इस वीडियो में आपको सिर्फ एक्सरसाइज के जो प्रश्न है उस पर चर्चा। ठीक है, तो आइए चलते हैं सांवले सपनों की याद, जो जाबिर हुसैन की एक रचना है। जो सालिम अली एक पक्षी विज्ञानी थे, पक्षियों की खोज में सारा जीवन लगाया था, उनको वर्ड वाचर भी कहा जाता है। तो इनका जीवन परिचय आप स्क्रीन पर यहाँ देख पा रहे हो, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, आप किताब से भी पढ़ सकते हैं। और ये देखो, ये लेसन है, यहाँ से सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों की का एक हुजूम, मौत की खामोश वादों की तरफ अग्रसर है, कोई रोक टोक सके कहाँ संभव। कितनी सुंदर पंक्तियों के साथ प्रारंभ किया, एक संस्मरण है डायरी शैली में लिखा हुआ। और इसे आगे जो प्रश्न है ना प्रश्न अभ्यास में, उस पर चर्चा कर लेंगे, ताकि आपको प्रश्न अभ्यास पे चर्चा करने से ना क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करते हैं। ये स्क्रीन पर आपको पहला प्रश्न दिख रहा है। वह पहला प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? तो ये तो पहले जान लो कि सालिम अली एक पक्षी विज्ञानी थे, और उनके बारे में चूंकि जाबिर हुसैन उनके बहुत पास या निकट के अंतरंग संबंधी थे, जिसके बारे में उनकी मृत्यु के बाद जाबिर हुसैन को उनकी याद आती है, तो विषाद और करुणा से भर उठते हैं और डायरी शैली में एक संस्मरण लिखते हैं सालिम अली के बारे में। और ये लेसन कुल मिला के सालिम अली के व्यक्तित्व का चित्रण करता है ना। तो आइए हम लोग प्रश्नों पर चर्चा करें कि वो कौन सी ऐसी घटना है जो देती है। चलिए, एक बार बचपन में सालिम अली की एक एयर गन से, जो एयर गन लेकर वो जंगलों में जाया करते थे, एयर गन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और वे गौरैया को की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। इसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए और आजीवन पक्षियों के खोज और उनके लिए नए संरक्षण और उनकी बचाव के लिए, यूँ कह लो कि आजीवन कार्य करते रहे। हाँ, दूसरा प्रश्न है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्रण खींचा होगा? स्क्रीन पर आपको दूसरा प्रश्न दिख रहा है, जिससे उनकी आंखें नम हो गई। तो सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनके सामने रेगिस्तानी हवा के गर्म झोंकों और उसके जो दुष्परिणाम थे उसका वर्णन किया था उनके सामने, और कहा कि यदि केरल में जो साइलेंट वैली है, शांत घाटी जिसे कहते हैं, वहाँ ये रेगिस्तानी हवाएं आती रहीं तो वहाँ जो पशु पक्षी है, समाज है, जीवन है, उसके जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। और प्रकृति के प्रति ऐसा प्रेम, ऐसी चिंता देख करके प्रधानमंत्री की भी आंखें नम हो गई थी, थोड़ा भावुक हो गए थे वो भी। और तीसरा प्रश्न है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा या ब्रीडा कहीं लिखा रहता है, फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती? तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा है ना। तो लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गौरैया से बहुत प्रेम था। वे अपना काफ़ी समय गौरैया के साथ बिताए थे, यानी पक्षियों के साथ बिताए थे। गौरैया भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी और उसके इस जो पक्षियों से प्रेम है उसको वर्णन करती है। उसके लिए उन्होंने यही वाक्य कहा कि लॉरेंस की पत्नी से पक्षियों समाज से, जीवों से प्रेम करते थे, प्राणियों से, प्राणी मात्र से उनकी प्रीति थी। तो उन्होंने कह दिया कि उनका जीवन जो खुला किताब की तरह है, पन्ने की तरह, ज़्यादा जीवन गौरैयों की खोज आदमी उन्होंने बिताया था। तो उन्होंने कह दिया कि मुझसे ज़्यादा तो एक गौरैया मेरे छत पर बैठने वाली उनके बारे में बता देगी, इसलिए ऐसा बोला था। चौथा प्रश्न, आशा स्पष्ट कीजिए, है ना, दिख रहा है स्क्रीन पे। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। वो लॉरेंस की तरह कौन? सालिम अली। तो जब भी आशय स्पष्ट करने के लिए आएगा तो 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो 2 नंबर के प्रश्न का आपको उत्तर
कम से कम संदर्भ जरूर लिखिए कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के सांवले सपनों की याद नामक लेसन से उद्धृत है, अवतरित है, संकलित है, जो भी चाहे लिख सकते हैं। और इसके रचनाकार या लेखक जाबिर हुसैन जी हैं। और आगे फिर अब प्रस्तुत पंक्ति में लेखक का भाव यह है कि वो लॉरेंस बनावट से दूर रहकर ना प्राकृतिक जीवन जीते थे। वे प्रकृति से इतना प्रेम करते थे और उसकी रक्षा के लिए चिंतित रहते थे। इसलिए सालिम अली ने भी प्रकृति की सुरक्षा और देखभाल के लिए प्रयास करते हुए सीधा और सरल जीवन जीते थे। इसलिए वह कह दिया कि वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक मतलब स्वाभाविक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे, मानो मॉडल बन गए थे ना। तो प्रकृति से प्रेम करते, प्रकृति के सानिध्य में जीने वाला व्यक्ति नैसर्गिक ही जिंदगी तो जीता है। खा वाला कह रहा है कि कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। ये इसका भी आशा स्पष्ट करना है तो संदर्भ उसी तरह और लिखिए। करते हैं जाबिर हुसैन कहते हैं कि मृत्यु तो कठोर सत्य है, कटु सत्य है और उसके प्रभाव से संसार का कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। और ये मनुष्य तो सांसारिकता से दूर होकर चिर निद्रा और विश्राम प्राप्त कर लेता है और उसका हंसना, उसका चलना फिरना आदि सब समाप्त हो जाता है। मौत की गोद में जब आदमी विश्राम करता है ना, तो सालिम अली की यही भी स्थिति है। वो अभी मर चुके हैं और उनकी याद करके वो ये बातें लिख रहे हैं। अब उन्हें किसी तरह से पहले जैसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता, यानी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि उनके दिल की धड़कन उन्हें लौटाया जाए और उनके शरीर की हरारत दूर करके उन्हें फिर से उनके शरीर में एक्टिविटी सक्रियता लाई जाए, क्योंकि मौत तो अटल और कटु सत्य है ना। ये बात इसका आशय स्पष्ट कर सकते हैं आप। ग वाले में देखो, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो टापू क्या होता है? टापू मतलब खाली जो स्थान होता है। समुद्र क्या होता है? जहाँ पे बहुत कुछ रत्न है, भरा पड़ा होता है। तो टापू समुद्र में उभरा हुआ छोटा सा भूभाग होता है। समुद्र के बीच में कोई ऐसा जमीन होता है ना, जिसे टापू कहते हैं। जबकि सागर अत्यंत विशाल और विस्तृत होता है ना। तो सालिम अली भी प्रकृति और पक्षियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। उन्होंने बहुत व्यापक जानकारी हासिल की थी। असीमित ज्ञान प्राप्त करके वो मानो पक्षियों के प्रति उनका जो ज्ञान था वो अथाह सागर बन गया था। और इसीलिए उन्होंने कह दिया कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में टापू बनने की बजाय अथाह सागर बन गया। टापू क्या, एक छोटा सा संकीर्ण उभरा होता है जल के बीच में चारों ओर से जल हो, तीन ओर से जल हो, कोई भूभाग हो छोटा सा, वो टापू है। और उसका ज्ञान तो कोई भी जल्दी से कर लेगा, थोड़ा होता है। और लेकिन सालिम अली का जो ज्ञान है प्रकृति के प्रति, पक्षियों के प्रति, वो बहुत विशाल है, सागर की तरह। इसलिए उसे उपमा दिया, कंपेरिजन किया है लेखक ने। ठीक, अब भाषा शैली क्या है भाई? पहली बात तो सांवले सपनों की याद नामक पाठ की भाषा शैली जो है उसकी विशेषता ये है कि भैया वो उसमें मिश्रित शब्दों का प्रयोग है। उर्दू के, संस्कृत के, तद्भव के, तत्सम के तमाम प्रश्न का प्रयोग किया। जैसे उदाहरण में जिंदगी, परिंदा, हुजूम, सफ़र, आखिरी माहौल, ये सब क्या है? उर्दू फारसी के शब्द हैं। संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग किया है, जैसे संभव, अंतहीन, पक्षी, वर्ष, इतिहास, वाटिका, विश्राम, संगीत में प्रतिरूप। ये संस्कृत के यानी तत्सम शब्द है ना। तत्सम मतलब उसी के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। तद्भव मतलब उससे निकला हुआ। किससे निकला हुआ? उसी तत्सम से निकला हुआ, संस्कृत से निकला हुआ कुछ बिगड़ा हुआ रूप तद्भव कहलाता है। जाबिर हुसैन की शब्दावली जो है ना, वो मानो गंगा जमुनी तहजीब की तरह है। उन्होंने संस्कृत उर्दू का इस तरह प्रयोग किया कि वे सगी, मानो लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और अंतहीन सफ़र जो है, जैसे प्रकृति की नज़र, दुनिया संगीत में, इस तरह के संस्कृत शब्द का भी दूसरा उर्दू का भी स्वरूप उनकी रचनाओं में मिलता है। और दूसरा कुछ जटिल वाक्यों का प्रयोग भी करते हैं। जैसे सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। ये पहली पंक्ति है लेसन की, और ये थोड़ा जटिल है देखो। और पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और 100 गोपियों को अपनी शरारत का निशाना बनाया था। तो इस तरह
आप कुछ जटिल उनके अच्छा अलंकारों का भी प्रयोग किया है, उसमें उपमा अलंकार, दृष्टांत अलंकार आदि, रूपक अलंकार आदि का प्रयोग किया है। जैसे अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, इसमें उपमा अलंकार है। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। टूटता महसूस कर सकता है, ये रूपक अलंकार है। तो इस तरह आप देख रहे हैं अलंकारों का, जटिल शब्दों का और तत्सम तद्भव आदि मिश्रित शब्द शैली का प्रयोग कर रहे हैं। और चौथा मान लो विशेषण लिखना है तो भावान रूप भाषा का, जैसा जैसा भाव है वैसा ही उन्होंने प्रयोग भी किया है। चूंकि करुण है भाव, आज सालिम अली नहीं है और चौधरी साहब भी नहीं है, तो वो उनके लिए जो उनके मन में करुणा है, विषाद है उनके चले जाने पर सालिम अली को, तो चूंकि जाबिर हुसैन उनके बड़े अंतरंग संबंधी रहे तो उनके बारे में उनको थोड़ा बड़ा दुख होता है। और इसलिए कहते हैं कौन बचा है जो अब सौंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा, और कौन बचा है जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जाने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। इस तरह उनको याद करके थोड़ा नम भाव हो जाता है। अब इस तरह आपने देखा कि सालिम अली की भाषा शैली किस प्रकार की है ना, तो 4 विशेषताएं हम लोगों ने बता दिया। छठवां देखिए, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो पहली बात कि सालिम अली प्रसिद्ध विख्यात एक पक्षी प्रेमी थे और वो प्रकृति प्रेमी भी थे। इसके साथ साथ बचपन में एक बार उनके एयरगन से घायल होकर नीले कंठ वाली गौरैया गिरी थी और उसकी हिफाजत और संबंधित जानकारी पाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया उससे पक्षियों के बारे में उनकी जिज्ञासा बनने लगी, जानने की इच्छा, और वो धीरे धीरे पक्षियों के संसार से जुड़ गए और पक्षी प्रेमी बन गए। वे दूर दराज घूमकर पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्र करते रहे और उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहे। इसलिए केरल की साइलेंट वैली की रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस समय चौधरी चरण सिंह का नाम सुना होगा, उनसे उसकी जिक्र की थी और प्रकृति की दुनिया में वो अथाह सागर बनकर उभरे थे, इस तरह का उल्लेख मिलता है। तो अब प्रश्न नंबर 7 देखो, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी करिए कि जो शीर्षक दिया ना सांवले सपनों की याद, वो कितना पाठक जिज्ञासा से आतुर हो जाता कि कैसे सपने, किसने देखे ये सपने और क्या हो सकते हैं सपने, और सांवले सपने क्या होते हैं ना, इस तरह मन में थोड़ा जरूर जिज्ञासा होती है। तो सांवले सपने का जो अर्थ है ना, मनमोहक इच्छाओं का प्रतीक होता है कि मन को जो मोह देने वाली इच्छाएं मानो उस सपने में देखे गए हैं। ये सपने प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली ने देखे थे मानो, इसलिए सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोज करते रहे और उनकी सुरक्षा, उनकी सुरक्षा, उनकी खोज के जो सपने सजाते रहे थे वो अपने मन में। ये सपने हर किसी को नहीं आते होंगे और हर कोई पक्षी प्रेमी इतना नहीं डूब सकता पक्षियों के समाज में, इसलिए आज सालिम अली नहीं रहे और लेखक को उनकी जो सपने उन्होंने देखे थे उसको सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसते थे। यह शीर्षक सार्थक तो है किंतु गहरा रहस्यात्मक है और चंदन की तरह घिस घिस कर इसके अर्थ का प्रभाव तथा प्रभाव तक इसके पहुंचा जा सकता है यानी जाना जा सकता है। यानी सांवले सपनों की याद जो शीर्षक है वो बहुत ही सार्थक है। ठीक है, रचना आप व्यक्ति के कुछ प्रश्न दिए हैं। प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान कर सकते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भैया अगर आपको देखो सालिम अली ने साइलेंट वैली जो केरल की है वहाँ रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने के लिए प्रधानमंत्री तक से बात करती थी, उसने अनुरोध किया था और ये बात सुन करके प्रधानमंत्री की आंखें भी नम हो गई थी ना। तो ये इस तरह का उन्होंने जीवन भर योगदान दिया, तो आप कैसे योगदान दे सकते हैं। तो कहता है कि अपने आसपास पड़ी खाली भूमि पर अधिक से अधिक आप पेड़ लगाओ और लोगों को पेड़ों की महत्व के बारे में बताओ। ये आप ऐसे प्रयास कर सकते हो। पेड़ पौधों को कटने से बचाने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करो कि जो पेड़ ना काटें, उनको नुकसान ना पहुंचाएं, और हम जल स्रोतों को दूषित ना करें और ना लोगों को दूषित करने दें, अत्यधिक जल को नष्ट ना करें। और प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का उपयोग लोग कम से कम करें, क्योंकि प्लास्टिक जो है उसका अपघटन नहीं होता, इसलिए जो प्रकृति है, मिट्टी है, वो प्रदूषित होती है और उसको जला दें तो धुआं से वातावरण प्रदूषित हो जाता है, तरह की विषैली गैस निकलती तरह तरह की। और इधर उधर कूड़ा करकट ना फेंकें, गंदगी ना फैलाएं, स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखें और दूसरों को भी जागरूक करें। विभिन्न रूपों में बार बार प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं का जो प्रयोग है वो जो पर्यावरण को दूषित करते हैं उसके प्रयोग से हमको बचना चाहिए।
सूखी पत्तियों और कूड़े आदि को, जो पराली आदि हैं खेतों में, उसे जलाने से बचना चाहिए और सभी को जागरूक करना चाहिए तथा पक्षियों आदि के लिए थोड़े बहुत अनाज अपनी छत पर, घर के आंगन में, द्वार पर जरूर देना चाहिए, जिससे पक्षियाँ वो भोजन कर पाएँ। और यदि वो कहीं आवास ले रहे तो उनके आवास को उजाड़ना नहीं चाहिए। अब ऐसे भी टावर वगैरह के मोबाइल टावरों आदि के प्रकोप से, विकिरण से पक्षियों में विलोपन हो रहा है। तो इस तरह आप पर्यावरण को बचाने के लिए योगदान दे सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और भी जो आपके मन में आए वो लिख सकते हो कि क्या क्या हम कर सकते हैं ना। हाँ, कुछ पाठ्येतर सक्रियता के प्रश्न है कि अपने घर या विद्यालय के नज़दीक आपको अक्सर किसी पक्षी को देखने का मौका मिलता होगा। उस पक्षी का नाम, भोजन खाने का तरीका, उसके रहने की जगह, अन्य पक्षियों से संबंध आदि के आधार पर एक चित्रात्मक विवरण तैयार करें। तो आपके घर के आसपास कबूतर रहती है, वो कैसे खाती है, वो कौन सा भोजन खाती है, खाने का उसका तरीका क्या है, रहती कैसे, कैसे घोंसले बनाती है, इस तरह के एक चित्रात्मक विवरण तैयार करके चित्र भी बनाइए, उसके बारे में लिखिए और वो विद्यालय में लाइए। ठीक है, दिखाइए। आपको और आपके पाठियों की मातृभाषा में पक्षियों से संबंधित बहुत से लोकगीत होंगे। उन भाषाओं के लोकगीतों का एक संकलन तैयार करिए और आपकी मदद से एक लोकगीत तैयार किया जा रहा है ना। आपकी मदद के लिए एक देखिए, एक यहाँ पे लोकगीत दिया जा रहा है और ये लोकगीत के भीतर बानी जरवा जगाई लई आवो, मनाई लई आवो, कवने बरन उसके उनकी सिर की, कवने रंग बरदी वहनी, कवने बरन बानी जरवा जगाई लई आई, मनाई लई आई, जरद बरन उसकी उनकी सिर की, उजले रंग बरदी समर बरन बानी जरवा जगाई लई आवो, मनाई लई आवो। इस तरह ये लोकगीत गा सकते हैं। तो बहुत सारे और से सारे लोकगीत अपने दादा दादी से पूछ सकते हैं, अपनी माँ से पूछ सकते हैं। इस तरह आज इतने ही प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। और कुछ और प्रश्न है, जैसे मान लो कि सामान्य रूप से आपसे चर्चा कर ले जो पाठ को और स्पष्ट करता है। प्रश्न है कि सांवले सपनों का हुजूम कहाँ जा रहा है ना। तो अगर इस तरह, अब देखो ये सर शब्दार्थ है और एनसीईआरटी का कार्यक्रम सुने डॉक्टर सालिम अली, टीवी चैनलों से एनिमल किंगडम, डिस्कवरी चैनल, एनिमल प्लेनेट आदि के बारे में दिखाया कार्यक्रम देखकर उससे कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। विभिन्न भाषाओं में प्राप्त पक्षियों से संबंधित लोकगीतों का चयन करके एक संगीतात्मक प्रस्तुति दें आपके लिए। ये दर्शब्द संपदा है। और अब हम यह भी जान, सालिम अली कौन थे। वो पशु पक्षी विज्ञानी थे। सालिम अली का जन्म 12 नवंबर 1896 में हुआ था और मृत्यु 20 जून 1987 में। उन्होंने फॉल ऑफ स्पैरो नाम की एक आत्मकथा लिखी थी और जिसमें पक्षियों से संबंधित रोमांचक किस्से हैं ना। फिर इधर देखो डीएच लॉरेंस के बारे में भी है, ये बुक में भी उपलब्ध है, आप उधर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए कुछ और जो प्रश्न हैं, जो मौलिक प्रश्न हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं जिससे लेसन और भी समझ में आ जाए। वर्ड उनको लगा दिया और उनकी सुख दुख की चिंता किए बिना आंखों पर, अपनी सुख दुख की चिंता किए बिना आंखों पर दूरबीन लगाए पक्षियों से जुड़ी जानकारी को इकट्ठा करते रहे। सालिम अली पक्षी प्रेमी होने के साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी हैं। सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर बताइए। हाँ, तो सालिम अली पक्षियों से जितना लगाव रखते थे, उसकी सुरक्षा से चिंतित थे, उतना ही वो प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी चिंतित रहते थे। इसीलिए तो केरल की साइलेंट वैली से को बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था ना। और वो वैली को बचाने का भी, घाटी को भी बचाने का अनुरोध किया था। तहमीना कौन थी? तो उन्होंने सालिम अली की किस तरह मदद की थी? तो तहमीना सालिम अली की सहपाठिनी थी जो बाद में उनकी जीवन संगिनी बनी और उन्होंने सालिम अली के पक्षी प्रेम के मार्ग में कोई बाधा नहीं खड़ी की। उन्होंने सालिम अली का साथ दिया और प्रकृति से जुड़ने में उनकी मदद भी की। तो इस तरह आप देख पा रहे हो कि कुछ और अन्य प्रश्न, जैसे आप एक प्रश्न और कर लेते हैं। अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर रहने वाले पक्षियों की वकालत कौन करेगा? ऐसा लेखक ने क्यों कहा होगा? तो भाई सालिम अली की मृत्यु पर लेखक के मन में उससे जुड़ी जो यादें चलचित्र यानी फिल्म की तरह घूम रही थी।
लेखक ने महसूस किया कि सालिम अली आजीवन पक्षियों की तलाश में पहाड़ जैसे दुर्गम स्थानों पर घूमते रहे, दूरबीन लगाए नदी किनारों जंगल जंगल भटकते रहे दुर्गम स्थानों पर ना, तो उनकी सुरक्षा के प्रति इतने प्रयत्नशील थे और पक्षियों को बचाने का उपाय करते रहे। अब जो नहीं है वो तो आज अब कौन ऐसा व्यक्ति है जो पक्षियों और प्रकृति के प्रेम के लिए इतना अपना जीवन लगाएगा। आज मनुष्य पक्षियों की उपस्थिति में अपना स्वार्थ देखता है और सालिम अली के पक्षी प्रेम को याद कर लेखक की आंखें थोड़ा भावुक हो जाती हैं और ऐसी बात वो कहता है। फ्रीडा कौन थी? तो आप जानते हैं फ्रीडा D.H. लॉरेंस की पत्नी थी ना, और लॉरेंस के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि मेरे तो लॉरेंस के बारे में कुछ बताना असंभव सा है, मुझसे ज़्यादा तो छत पर बैठने वाली गौरिया, क्योंकि वो रगों में और मेरी हड्डियों में समाया हुआ है। वह सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी थे, संभव है। ठीक, तो सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर हम मान लो बताओ कि सालिम अली की नैसर्गिक जिंदगी का पतरूप क्यों कहा गया, तो ये आप जानते ही हो, इन पर चर्चा हो चुकी है। तो एक प्रश्न और है कि सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर सालिम अली के व्यक्तित्व की विशेषताएं का उल्लेख कीजिए। तो सालिम अली दुबली पतली शरीर वाले थे, काया वाले थे, उनकी आयु लगभग 100 वर्ष को होने की थी जब वो मरे थे। तो पक्षियों की खोज में की गई लंबी यात्राओं की थकान को से उनका शरीर दुर्बल और कमजोर हो गया था। अपनी आंखों पर प्राय दूरबीन चढ़ाया रखा करते थे और पक्षियों की खोज में वो दूर दूर दुर्गम स्थानों पर यात्राओं पर भटकते रहते थे, जंगल जंगल, नदी नदी, पहाड़ पहाड़। और एक बार उनके एयरगन से नीलकंठ की गौरैया जब घायल होकर गिरी थी और उसको देखा और उसको बचाने का जो प्रयत्न किया, फिर उनके मन में जो जिज्ञासा निकली और जिसे वो प्रकृति प्रेमी और पक्षी प्रेमी बन गए। तो आज बस इतना ही। आगे मान लो आपसे कोई कहे कि आप पर्यावरण को बचाने के लिए क्या योगदान कर सकते हो, तो भैया अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, लोगों से लगवाओ, पेड़ काटने से उन्हें बचाओ, प्लास्टिक आदि वस्तुओं का प्रयोग ना करो और साफ सफाई करके समाज को गंदगी से दूर रखो, जल स्रोतों को दूषित होने से बताओ और वन्य जीव तथा पक्षियों की रक्षा करके मनुष्य पर्यावरण की सुरक्षा कर सकता है। दैट्स इट। आगे आप ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच।